हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम पेपर वन के बारे में बात करेंगे और हर यूनिट को टच करते हुए निकलेंगे। जो थ्योरेटिकल आपकी सारी यूनिट्स हैं पेपर वन की मैक्सिमम, और वहां से क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके कंसेप्ट को एकदम तरोताजा करेगा और आपको ये फील करवाएगा कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता, या किस तरह से कंसेप्ट्स आपके मजबूत हैं कि नहीं। ये सारी बातें होंगी और ये एक तरह से हम मैराथन के रूप में करेंगे, मतलब हर यूनिट के क्वेश्चंस को शामिल करेंगे और बहुत शांति से चित्त को रिलैक्स करके हर बात को समझना है, ठीक है। और जो अपना बैच चल रहा है उसकी मैं थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG और ये अपना कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है। और बेसिकली आपको इसी एग्जाम के लिए, जो अगस्त सितंबर में अभी एग्जाम चल रहे हैं, अगर इसके लिए पेपर वन का क्रैश कोर्स चाहिए तो ओनली 199 में है, जिसकी 10 की 10 यूनिट है, और अभ्यास बैच के साथ चाहिए तो 299 है। और हाँ, आपको एक बात और बता देता हूँ कि जैसे अगर कोई दिसंबर बैच के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो दिसंबर बैच के लिए भी अपने एडमिशन ओपन है, जिसमें डेली लाइव क्लासेज होती है। हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसी वेबसाइट पे या मोबाइल एप्लीकेशन हो गया। और कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि भी मैं डेली लाइव नहीं आ सकता, मुझे रिकॉर्डेड बैच चाहिए, तो वो रिकॉर्डेड बैच भी ज्वाइन कर सकता है, जिसमें ऑल 10 की 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। और आपको बता दूं मैं, लाइव इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगी, पीडीएफ फाइल्स होगी, और बेसिकली हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। और पेपर टू कौन सा पढ़ते हैं हम अपनी वेबसाइट और ऐप पे? हम पेपर टू पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल साइंस और पेपर टू एजुकेशन। अगर आप विलिंग हैं तो ये ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं हम, बिल्कुल चित्त को रिलैक्स करके, हर टॉपिक को, हर कंसेप्ट को बहुत शांति से पढ़ के। चलो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अपने आप को चेक करना है कि किस तरह से आप चीजों को हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आपके पास दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि इन स्टेटमेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है। तो पहला स्टेटमेंट है, इन अन्वय व्यतिरिकी मिडल टर्म इज बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म। बेसिकली आपको पता है, जो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम अनुमान की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुमाना। वहां पे हम मेजर टर्म, मिडल टर्म और माइनर टर्म की भी बात करते हैं। अगर आपको पता है कि कौन सी मिडल टर्म होती है, कौन सी मेजर टर्म होती है, कौन सी माइनर टर्म होती है, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में पक्का बताएं, ठीक है। और आपको पता है अनुमाना को हम बेसिकली व्याप्ति के आधार पे, साइकोलॉजी के आधार पे क्लासिफाई करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया है पहला, और ये बेसिकली व्याप्ति के आधार पे कि क्या क्या चीजें होती है। जैसे अन्वय व्यतिरिकी है, तो ये कह रहा है मिडल टर्म है वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली रिलेटेड होती है मेजर टर्म के। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि दोनों या तो क्या होगी, पॉजिटिवली होगी या नेगेटिवली रिलेटेड होगी, है ना। दोनों तरह से रहेगा मिडल टर्म मेजर टर्म के साथ। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि नॉलेज ऑफ व्याप्ति, व्याप्ति क्या है? एक तरह से रिलेशन है ना, जो एक ऐसा रिलेशन, अटूट संबंध की, ये जैसे जहां धुआं है वहां आग है, इस तरह की ये व्याप्त है आपके अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, द नॉलेज ऑफ व्याप्ति इन अन्वयवेत्रिकी इज अराइव्ड एट थ्रू द जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट इन प्रेजेंस एंड अब्सेंस। यानी कि अन्वयवेत्रिकी में व्याप्ति का जो ज्ञान है वो उपस्थिति और अनुपस्थिति में समझौते की संयुक्त पद्धति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये टॉपिक बिल्कुल याद आ रहा है, क्या हम पढ़ते हैं इसको अनुमाना का, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति, तब वहाँ का टॉपिक है। हम साइकोलॉजी के आधार पे भी हम अनुमाना को, आपको पता है, क्लासिफाई करते हैं ना, शीर्षवत और ये सामान्य तो दृष्टि, ये सब करते हैं, अगर आपको याद है तो ये है व्याप्ति के बेसिस पे। तो ये दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। अच्छा क्वेश्चन है, और इस टॉपिक को भी, अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो इस टॉपिक को रिवाइज कर लेना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन देखिए, इन न्याय सिलोजिज्म ऑल द थ्री टर्म्स एंड स्टैंड सिंथेसाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द इनफेरेंशियल प्रोसेस। न्यायिक वाक्य में सभी जो तीन पद है वो अनुमान प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किस चरण में संश्लेषित है? अगर आपको याद है इसके बारे में कि न्याय के बारे में जब हम बात करते हैं
तो कई सारी बात करते हैं, हेतु की बात करते हैं जिसको रीजन बोलते हैं, एप्लीकेशन जिसको उपन्याय बोलते हैं, कंक्लूजन जिसको निगमाना बोलते हैं, एग्जाम्पल जिसको उदाहरणा बोलते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं सबसे अच्छी बात ये है कि इस लॉजिकल रीजनिंग में जो ये वाला टॉपिक है, सिर्फ एक अगर आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया, और एक ही एग्जाम्पल है बेसिकली कि मैंने जहां धुआं देखा वहां आ गए, और इसी में अगर कारण और उपन्याय, निगमाना, उदाहरणा सारी चीजों को हम समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि जो न्याय सिलोजिज्म है, इसमें जो 3 टर्म्स हैं, स्टैंड सिंथेसाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन द इन्फरेंशियल प्रोसेस जो होता है, ठीक है ना, इन्फेरेंस करना, अनुमान लगाना, जो इसमें क्या है, किस तरह से संश्लेषित होता है, यानी कि हम किसी चीज को अप्लाई करना है ना, किसी चीज से अप्लाई करेंगे तभी तो चीज क्या होगी, वहां पे सिंथेसाइज होगी, संश्लेषित होगी, सिंथेसाइज्ड है ना, सिंथेसाइज्ड है, संश्लेषित इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। तो सिंथेसाइज क्या होगी, जहां चीजों को हम अप्लाई करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम, इसका राइट आंसर हो गया उपन्याय या एप्लीकेशन। बेसिकली हम बात करते हैं जैसे कि मैंने धुआं देखा हिल्स पे तो वहां आग होगी, है ना। हिल्स पे मैंने क्या देखा, स्मोक देखा, धुआं देखा, और वहां क्या है, फायर है, आग है। तो यहाँ पे देखिए जो ये स्मोक है, ठीक है, और फायर है, बेसिकली आप में ये व्याप्ति है, एक रिलेशन है कि जहाँ स्मोक है वहाँ फायर है। और यहाँ पे जो आप बात कर रहे हो फायर की, उसके पीछे कारण क्या है, स्मोक है, तो ये क्या हो गया, हेतु हो गया, ये क्या हो गया, हेतु हो गया, ठीक है। अब बेसिकली आपने ये चीजें, जहां स्मोक है वहां फायर है, ये आपके पहले से दिमाग में चीज व्याप्त थी, और ये व्याप्त कहाँ से थी, आपने कोई चीज पहले देखी थी, उदाहरण देखा था कि मैंने एक बार ओवन में देखा ऐसा हुआ, उदाहरण देखा था, और अब आप इस कंडीशन में इस चीज को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये अप्लाई कर रहे हो, यानी कि अब इस चीज को आप सिंथेसाइज कर रहे हो कि अच्छा ये चीज है तो ऐसे है, तो इसलिए ये इसका आंसर क्या होगा, एप्लीकेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत आराम से शांति से समझनी है चीजों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोपोजिशन ऑल वुमेन आर ऑनेस्ट। आपको पता है ये जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाली बात है, ये AEIO है ना, AEIO वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है ना। A फॉर ऑल हो गया, E फॉर नो हो गया, और I फॉर सम हो गया, और O फॉर सम नोट हो गया। और इसमें हम एक डायग्राम आपको बना के समझाता रहता हूँ मैं, ये बीच में कॉन्ट्रेरी आ गया, ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया बीच में, और यहाँ पे आ गया कॉन्ट्रेरी, और यहाँ पे आ गया सब कॉन्ट्रेरी। याद है आपको कुछ, तो कॉन्ट्रेरी के बारे में पूछा है ये। और कॉन्ट्रेरी किसका रिलेशन है, ए और ई का है, ई मतलब नो है, तो ऑल क्या कह रहा है, ऑल वुमेन आर होनेस्ट है ना। तो कौन सा कॉन्ट्रेरी होगा, तो नो वाला हो जाएगा इसका कॉन्ट्रेरी, नो वाला याद है आपको, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना, सब कॉन्ट्रेरी, और यहाँ वाला कौन सा होगा, सब अल्टरनेशन, ठीक है, ये याद होगा आपको। तो यहाँ पे ए और ई का रिलेशन है वो कॉन्ट्रेरी है बेसिकली, तो ए और ई में क्या हो गया, ऑल वाला किस में चेंज हो जाएगा, नो में हो जाएगा, यानी कि नो वुमेन आर ऑनेस्ट, ये सीधा सा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, नो वुमेन आर ऑनेस्ट, सेकंड ऑप्शन हो गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड आंसर हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, ये टॉपिक आपने किया हुआ है क्या, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का टॉपिक मैंने यूट्यूब पे भी करवाया है, अगर आपको ये नहीं आता है तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, है ना, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बाय डॉक्टर मुकेश गोयल, ऐसा करोगे तो आपको ये टॉपिक भी मिल जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन ए रिसर्चर हैज नो कंट्रोल, है ना, हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल, he or she can only report what has happened or what is happening, such research is called as। जब एक कोई अनुसंधान करता है ना, उनका चरों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो वह केवल यह बता सकता है कि क्या तो हो चुका है या फिर क्या हो रहा है, ऐसा अनुसंधान है, वो क्या कहेंगे बेसिकली, आप ये पूछ रहे हैं आपसे, यानी कि आपके ऊपर वेरिएबल के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, लैब में करते हैं, वहाँ हम वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हैं बेसिकली, लेकिन ऐसा कौन सा यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च या डायग्नोस्टिक रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च या डी फैक्टो रिसर्च में से ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है वेरिएबल के ऊपर, बस आप एक रिपोर्ट कर सकते हो कि क्या घटित हो चुका है और क्या घटित हो रहा है बेसिकली। तो आपको मैं बताऊं, जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, वो आफ्टर क्या है,
आफ्टर फैक्ट ही हम बात करते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ चुका है, बस उसको हम बता सकते हैं कि यार इससे ये हो रहा है। जैसे हमने एक बार बात की है कि जैसे ये कोई है और इसको कैंसर हो गया, है ना? इसको क्या हो गया? कैंसर रोग हो गया। तो बेसिकली ये कैंसर रोग का हम कॉज़ ढूँढ सकते हैं कि किस कारण हुआ। इसमें हमारे पर वेरिएबल का कोई कंट्रोल नहीं है। इसपे हम वेरिएबल कंट्रोल नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह का। हम बता सकते हैं कि ये ऐसा इसलिए हुआ, इसके कारण ये रहा या इस वजह से ये घटित हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा रिसर्च हो गया? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हो गया, ये कार्योत्तर शोध अनुसंधान हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सारे खेल है, वो पूरा का पूरा खेल किसका है? शब्दों का है। इन शब्दों को पूरा ध्यान रखें प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना? चलो, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इसको आईसीटी से जोड़ें, कम्युनिकेशन से जोड़ें, और यहाँ पे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। समकालिक संप्रेषण और असमकालिक संप्रेषण क्या होता है? सिंक्रोनस आपको पता है, जो सेम टाइमिंग की बात होती है, जहाँ पे टाइम लैग नहीं होता, तो वो क्या होता है? सिंक्रोनस होता है, यानी कि समकालिक, एक ही समय पे चल रहा है। जैसे आप लाइव सुनते हो तो वो क्या है? सिंक्रोनस। रिकॉर्डिंग वगैरह जहाँ पे टाइम लैग आ जाता है वो एसिंक्रोनस होता है। तो आपसे सिंक्रोनस पूछा है। जैसे वीडियो कॉल है बेसिकली स्काइप पे, तो वो तो क्या है? सेम टाइमिंग पे हो गया, सिंक्रोनस हो गया। फेसबुक चैट, ये भी सिंक्रोनस है। बेसिकली कोई भी चैट रूम हो कहीं पे भी, चाहे व्हाट्सअप हो चाहे फेसबुक हो, कहाँ पे भी चैट चल रहा है तो वो हमेशा सिंक्रोनस में आएगा। क्योंकि आपसे एक बार सेपरेटली भी पूछा गया कि व्हाट्सअप को किस में रखोगे, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस में? तो व्हाट्सअप को भी हम किस पे रखेंगे? सिंक्रोनस में ही रखेंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जहां पे भी आपको कोई भी चैट का रूम है, चैट रूम कोई भी मिले, वो सिंक्रोनस में ही आएगा। तो ये ये दोनों हो गए। ईमेल आपको पता है एसिंक्रोनस है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लैग होता है, ये चैटिंग के लिए नहीं है। बेसिकली यहाँ पे ईमेल को काट दीजिए आप। मैसेज कर रहे हो स्नैपचैट पे, फिर चैटिंग आ गई। और टेलीफोन कॉल है, ये भी एक सेम सिंक्रोनस ही तो चल रहा है, सेम टाइमिंग। तो ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। ए बी डी और ई, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो गया। इसमें सी एलिमिनेट करना है। बेसिकली अब सी है वो एसिंक्रोनस, यानी कि असमकालिक संप्रेषण का क्या है? वो उदाहरण है ना? ये आपको समझ में आई? अब ये मत सोचना सर मैंने कॉल की थी उसने उठाई नहीं, नाराज है वो आपसे। ये टेलीफोन कॉल की बात कर रहा है, बात सिंक्रोनस। ध्यान रखना कहीं बैठे बैठे और दिमाग लगाओ। सर मैंने फोन किया उसने उठाया नहीं, अब मैं क्या समझूं? वो ये समझो आपसे नाराज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये है पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से। ये बेसिकली कह रहा है, सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू द ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि पूर्व औद्योगिक काल से कार्बन डाइऑक्साइड ने वैश्विक तापन में अधिकतम अंशदान किया है। यानी कि ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है ग्लोबल वार्मिंग में। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा इसी का है, कार्बन डाइऑक्साइड का। 60% से अबोव कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में। तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड आर क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड हैज ग्रेटेस्ट हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। यानी कि इसका जो GWP है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ये सबसे ज्यादा होता है। ये कह रहा है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये बात बिल्कुल गलत है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का हम एक मानते हैं, है ना? इसको हम किसके लिए मानते हैं? एक आधार मानते हैं कि इसका एक है। इससे ज्यादा तो बहुतों का है, मीथेन का इससे ज्यादा है, ओजोन का इससे ज्यादा है, CFC का इससे ज्यादा है। तो इसका हाईएस्ट नहीं कह सकते, इसका हाईएस्ट नहीं है। इसको हम रेफरेंस के तौर पे लेते हैं। अगर आपसे यूं क्वेश्चन पूछे कि हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मेजर करने के लिए रेफरेंस के तौर पे किसको लेते हैं, तो रेफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, इसका एक मानते हुए। ठीक है, तो ये जो है ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है हाईएस्ट है, ये बिल्कुल गलत है, इसको हम नहीं मानते। तो ए इसका ठीक है और आर इसका गलत है। तो इस तरह का ऑप्शन हमारे पास थर्ड है कि ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। यह ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और बेसिकली ये क्वेश्चंस आपके PYQs भी हैं और आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरह से सिली मिस्टेक्स करवाने की रहती है। तो ये स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट देखिए, आप कह रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज एग्रीड इन 1987, यहाँ बात ठीक है, एंड केम इनटू फोर्स इन 1990। अब ये कह रहा है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, आपको पता है वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन लेयर के लिए आए थे। तो ये कह रहा है कि ये एग्री हो गया था 1987 में, लेकिन फोर्स में आया 1990 में। ये बिल्कुल गलत। यहाँ देखो ट्रिक खेल गए, 1990 में नहीं आया,
फोर्स में आ गया वो 1989 में। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो गया। देखो, अगर ये ईयर किसी को याद है तभी तो होगा, नहीं तो ये कंफ्यूज करवा देता। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल है वो एग्री हुआ 1997 में, बिल्कुल ठीक बात है। और फोर्स में आया 2005 में, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गया, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। ये वाला फोर्थ ऑप्शन है वो बेसिकली आ गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इस तरह से आपको कंफ्यूज कर देते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है बेसिकली, आप यूं कह सकते हो आईसीटी से क्वेश्चन कह सकते हो इसको। कह रहा है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स आर द टाइप ऑफ रिसोर्स दैट आर फ्रीली अवेलेबल फॉर टीचर एंड स्टूडेंट टू यूज, अडॉप्ट एंड शेयर एंड रीयूज। कह रहे हैं मुक्त शैक्षिक संसाधन शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के उपयोग करने, अधिग्रहण करके, साझा करने और पुनः प्रयोग करने के लिए निःशुल्क रूप से उपलब्ध संसाधनों का प्रकार है। बिल्कुल सही बात है। ये ओपन एजुकेशन रिसोर्स है, जब आप पढ़ते हो तो आपको फ्री में मिलता है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का आप रीयूज कर सकते हो, ये बिल्कुल ठीक बात है। ओपन है ये, OER भी बोल देते हैं इसको शॉर्ट में, ओपन एजुकेशन रिसोर्स है, जो ओपन में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ओपन एजुकेशन रिसोर्स आर द रिसोर्स दैट कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस। तो बिल्कुल ये भी बात ठीक है कि आप किसी भी टाइम किसी भी जगह यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सब क्या है, अपने सॉफ्टवेयर पे पढ़े हैं आप, नेट पे हैं, तो किसी भी जगह यूज कर सकते हो। तो ये इसमें दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने इसके बारे में OER के बारे में लिख भी दिया है, ये एक लर्निंग, टीचिंग और रिसर्च मटेरियल है जो किसी भी फॉर्मेट और मीडियम में है ना। ये पब्लिक डोमेन पे है, और बेसिकली इसमें ओपन लाइसेंस है दैट परमिट नो कॉस्ट एक्सेस। इसमें किसी भी तरह का आपको कॉस्ट एक्सेस नहीं लगता। आप इसको रीयूज कर सकते हो, इसका क्या कर सकते हो, रिपर्पज क्या है, अडेप्टेशन, और इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन भी दूसरों को कर सकते हो। तो इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाम में ही है, ये जो रिसोर्स है, जो ये संसाधन है आपके पास, ये ओपन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात कर रहा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगरीज ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। बेसिकली हम जब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, आपको कुछ याद आ रहा होगा, इसको बहुत डिटेल में हम बात करते हैं। इसको बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो डोमेन है ना। जैसे हम कॉग्निटिव की बात करते हैं, जो एक तरह से ब्रेन की बात करता है ना। अफेक्टिव की बात करते हैं, जो इमोशंस की बात करता है। साइकोमोटर की बात करते हैं। हर डोमेन पे हमने बात की है इसके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। तो लेकिन यहाँ पे पूछा है कि जो कॉग्निटिव डोमेन है वो कौन कौन सी शामिल करते हैं। इसमें लोअर से हायर थिंकिंग की बात करते हैं, अगर आपको याद है तो, है ना। और इसको हम ट्राइंगल बना के भी समझते हैं, लोअर से हायर थिंकिंग की तरफ। तो कॉग्निटिव ब्रेन वाली कौन सा है इसमें पूछा है। तो ये रिसीविंग, वैल्यूइंग, ये कॉग्निटिव में नहीं है, अगर आपको याद आ रहा है तो। एक तो इस चीज़ को हम नॉलेज और एप्लीकेशन की हम अप्लाई करते हैं, ये अपर लेवल की चीज़ें आ जाती है। अगर आपको सिंथेसिस वैसा क्रिएशन जैसी चीज़ याद आ रही है तो वही वाली बात। ठीक है, तो ये जो C और ये है बेसिकली D, जो एप्लीकेशन है और जो नॉलेज है, ये बेसिकली क्या है, किस में है, ये कॉग्निटिव डोमेन है। यानी कि C और D है वो कॉग्निटिव डोमेन है, और C और D यहाँ पे कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है। ये आपको याद होगा, है ना, याद है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अरे बताओ, अब मैं यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पूरी पढ़ाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस का बता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हर टॉपिक को आपको बिल्कुल बहुत शांति से करना है, ऐसे नहीं कि सरफेस पे करके चले गए, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन हमेशा क्या होता रहा है, टफ होता जा रहा है। डरा नहीं रहा, बस समझा रहा हूँ कि रिलैक्स होकर चीज़ों को करने की जरूरत है, ऐसे भागा दौड़ ना करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट है ना। ये क्वेश्चन बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड से है। ये कह रहा है कि इन क्वांटिटेटिव रिसर्च डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल जो स्टेटिस्टिक्स है वो इम्प्लॉय की जाती है। यानी कि मात्रात्मक शोध में वर्णनात्मक और अनुमानिक सांख्यिकों को प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, जहाँ क्वांटिटी है वहाँ स्टेटिस्टिकल तो एम्प्लॉय होगी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बारे में भी हमने बहुत डिटेल में बात की है। आप देख भी सकते हैं क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च का एक वीडियो भी मैंने बनाया था, इसी यूट्यूब पे भी है, रखा हुआ है। जो जो मेन मेन चीज़ें मैंने यूट्यूब पे बताई भी है, अगर आप वहाँ से भी फॉलो करके देखना, है ना। In qualitative research, the scope of inquiry include broad thematic concern.
बेसिकली अब ये क्वालिटेटिव की बात कर रहा है, यानी कि गुणात्मक की बात कर रहा है, और इसमें इसमें जो थीमेटिक कंसर्न है वो बेसिकली कह रहा है कि शामिल किया जाता है थीम देना किसी चीज़ को, है ना, और उसके बाद उसको डिस्क्राइब करवाना। जैसे मैंने आपको कोई पिक्चर दिखा दी और पिक्चर दिखा के कहा कि इसके बारे में कुछ बोलिए आप, किसी वुमेन की पिक्चर दिखाई, किसी गर्ल की पिक्चर दिखाई, किसी मैन की, है ना, कुछ दिखाया आपको, मैंने कहा इसके बारे में डिस्क्राइब करो, तो वो एक क्वालिटी की बात करता है। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट ठीक है, और क्वांटिटेटिव में स्टैटिस्टिकल की बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे जो ये शब्द है थीमेटिक कंसर्न का मतलब है थीम देना किसी चीज पे और फिर उसको डिस्क्राइब करना होना, बेसिकली क्वालिटी की बात होगी तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च ही होगी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बेसिकली क्या है यहाँ पे करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और मैंने थीमेटिक के बारे में यहाँ पे लिख भी दिया है, थीमेटिक मीन्स है कंसर्न विद द सब्जेक्ट और थीम ऑफ समथिंग और विद थीम्स एंड टॉपिक्स इन जनरल। विषयगत का अर्थ है किसी विषय या विषय वस्तु से संबंधित या सामान्य रूप से विषय या विषयों से है कि इस बारे में थीम है तो इसमें आप क्या कहोगे, तो इस तरह से बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेसिकली हायर एजुकेशन सिस्टम से लिया हुआ क्वेश्चन है, और आपको पता है हायर एजुकेशन सिस्टम में जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिक सी बात है और यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम और कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम में बेसिकली क्या डिफरेंस है, देखो पारंपरिक और गैर पारंपरिक। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो बेसिकली कन्वेंशन हमारे परंपरा में चलता हुआ नहीं आ रहा, जनरली बात नहीं है ऐसी, वो हो गया नॉन कन्वेंशनल, और जो परंपरा में चला आ रहा है वो कन्वेंशनल हो गया। जैसे अगर इस क्वेश्चन को बात करें, इससे आप नॉन कन्वेंशनल पूछा है जो गैर परंपरागत है, जो बेसिकली परंपरागत नहीं है, परंपरा में नहीं चला हुआ रहा। चल पहली बात करते हैं, इट इज टीचर ओरिएंटेड, यह शिक्षक अनुमुख है। तो आपको पता है जो टीचर ओरिएंटेड स्टडी तो परंपरा से चलती हुई आ रही है, तो ये तो कन्वेंशनल हो गया, जबकि क्वेश्चन में आपको नॉन कन्वेंशनल पूछा है तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है ना। इट इज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, ये गुणवत्ता सुधार में सुधार के लिए आ रहा है। बिल्कुल जब नई चीज आ रही है तो हम क्या चाह रहे हैं कि हम क्वालिटी पे इम्प्रूव करके, तो इसको तो ऑप्शन को हम काटेंगे नहीं, ये तो क्योंकि कोई चीज हम लेके आ रहे हैं तो किस लिए लेके आ रहे हैं कि गुणवत्ता में सुधार हो, ठीक है ना। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, बिल्कुल ये नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कहीं जाके जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए या अपनी सुविधा अनुसार चीजें कर लीजिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई है वो यही चीजें तो कर रही है, तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है, ये लागत प्रभावी है, ठीक है। इट इज लिंक टू एम्प्लॉयमेंट, और ये स्किल के बारे में बहुत बात करती है कि एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, है ना, तो ये भी बिल्कुल ठीक है ना। बी भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है। और इट इज ऑन कैंपस, कैंपस में जाके पढ़ाई करना, तो बेसिकली ये तो कन्वेंशनल आ रहा है, टीचर सेंट्रिक होना, कैंपस में जाके पढ़ाई करना, तो ये नॉन कन्वेंशनल में नहीं, कन्वेंशनल में है। तो कन्वेंशनल में कौन कौन सा आ गया, बी सी और डी, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन है वो राइट आ गया, बी सी और डी। ये बात समझ में आई आप लोगों को, चलो बहुत बढ़िया, अरे सब ठीक चल रहा है ना, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। और अब ये दो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट्स को भी देखिए, है ना। ये स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है यू कैन क्रिएट फोल्डर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज योर ईमेल। बेसिकली आपने मेल की होगी और इस मेल में आपको पता है हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं 2 वाला, सीसी वाला और बीसीसी वाला। आपको इसके बारे में कितना ज्ञान है, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी के बारे में प्लीज बताना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि यू कैन क्रिएट फोल्डर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज योर ईमेल। बिल्कुल ठीक है, आप ईमेल में फोल्डर बना सकते हैं, है ना, पूरा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है यू कैन ऐड अटैचमेंट ऑफ एनी फाइल साइज एन ईमेल, नहीं हर एक साइज का हम फाइल अटैच नहीं कर सकते, याद रखना। ये कह रहे किसी भी साइज का आप फाइल अटैच कर सकते हो, नहीं, मैं आपको अभी बताऊंगा कि कितनी फाइल को हम अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है कि किसी भी साइज को हम अटैच कर सकते हैं, ये गलत है। पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, इसका राइट आंसर थर्ड हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइल साइज क्या है। बेसिकली 25 MB का जो साइज है, इफ यू हैव मोर देन वन अटैचमेंट दे कांट ऐड अप टू मोर देन 25 MB, 25 MB तक ही हम अटैच कर सकते हैं। एनी, ऐसा नहीं है कि किसी भी साइज को हम अटैच कर सकते हैं, है ना। इफ योर फाइल इज ग्रेटर देन 25 MB, जीमेल ऑटोमेटिकली एड्स ए गूगल ड्राइव लिंक इन द ईमेल इंस्टेड ऑफ इंक्लूडिंग इट एन अटैचमेंट, अटैचमेंट के तौर पे नहीं जाएगा ये, बेसिकली जीमेल ऑटोमेटिकली क्या कहाँ ऐड करेगा, गूगल ड्राइव लिंक पे ऐड कर देगा, ये बात है। तो हम एनी साइज, किसी भी साइज को ऐड नहीं कर सकते, बेसिकली कितना कर सकते हैं 25 MB। हाँ
ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलो उसकी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, और आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से डीप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितने हैं, कितने नंबर पे कौन सा है ना, उसके सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, बीच में पूरा डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया कि याद दिला दूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नीचे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। नो पॉवर्टी है बिल्कुल, जीरो हंगर भी है, एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन ऐसा कुछ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है। जेंडर इक्वालिटी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात की गई है। तो ए बी और डी ई, ए बी और डी ई, इसका ऑप्शन हो गया थर्ड, यानी कि हमें कौन सा एलिमिनेट करना है, एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन, ये वाला करना है, ये ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो सी वैसे देखोगे तो सारे ऑप्शंस में था, ये वैसे ही कट जाता, तो थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज फिर कहोगे बताया नहीं, सब बता दिया, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलो आगे। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये भी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से है। ये कह रहा है कि एटमॉस्फेयर की जो स्टेबिलिटी है इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स टू डिस्पर्स वर्टिकली इन द एटमॉस्फेयर। कह रहा है वायुमंडल की जो स्थिरता है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रदूषकों की वायुमंडल में लंबवत फैलाव की क्षमता निर्धारित करती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, कई बार बोलते भी हैं कि जो सर्दियों का मौसम होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर सीजन होता है, सर्दी होती है, तो वहाँ पे जो पेशेंट होते हैं, जो सांस की संबंधी बीमारी होती है, वो ज़्यादा बाहर ना घूमे मॉर्निंग के टाइम में। कारण क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम जो एटमॉस्फेयर होता है वो स्टेबल होता है। बेसिकली स्टेबल का मतलब कि वहाँ पे एयर का मूवमेंट ऊपर इतना ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है ना, तो पोल्यूटेंट्स नीचे ही रह जाते हैं विंटर वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यही कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही करता है कि कितने पोल्यूटेंट्स हैं वो वर्टिकली ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी वो गर्म होंगे, और गर्म होंगे तो हल्के होंगे, तो ऊपर जाएंगे ना, ये ध्यान है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है द एबिलिटी ऑफ पोल्यूटेंट टू डिस्पर्स वर्टिकली इन द एटमॉस्फेयर। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, इन समर सीजन इन इंडिया द एटमॉस्फेयर इज जनरली स्टेबल। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है कि जो समर सीजन रहेगा, गर्मी का सीजन रहेगा, उसमें एटमॉस्फेयर है वो स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा। विंटर सीजन में बेसिकली स्टेबल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो गर्मी का सीजन होता है वो टेम्परेचर ज्यादा होगा, और टेम्परेचर जैसे आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है, जैसे मान लो आप बहुत गुस्से में हैं तो आपकी स्टेबिलिटी थोड़ी होती है, हम बहुत ऐसे हो जाते हैं, तो वैसे ही एक एटमॉस्फेयर के साथ होता है। क्योंकि जितना ज्यादा समर सीजन होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो क्या होगा, पार्टिकल्स गर्म होंगे, और गर्म होंगे तो क्या होंगे, हल्के होंगे और ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाएंगे तो वो वर्टिकली मूवमेंट होएगा उनका, और वर्टिकली मूवमेंट जैसे होएगा तो बेसिकली क्या होगा, वो अनस्टेबल में आएगा। तो ये जो कह रहा है कि इन समर सीजन इन इंडिया द एटमॉस्फेयर इज जनरली स्टेबल, ये बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट अनस्टेबल होएगा, है ना, जितना ज्यादा समर सीजन रहेगा। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है वो ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ गया? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। इसमें थर्ड ऑप्शन है वो राइट आ गया, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना। क्वांटिटेटिव का मतलब है मात्रात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है? और मैं आपको बार बार बता देता हूँ, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में पूछा है, इसमें आप एलिमिनेट कर सकते हो। एक तो 1-to-1 इंटरव्यू है, वो कभी क्वांटिटेटिव नहीं है, वो क्वालिटेटिव है, तो ए नहीं आएगा। और एक जो फोकस ग्रुप होता है, सेकेंद्रित समूह की बात करें कि इसी पे फोकस करना है, वो बेसिकली क्वालिटेटिव में होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने इथनोग्राफिक रिसर्च की कि इस ग्रुप का कल्चर कैसा है, ये कैसा है, तो वो क्वालिटी की बात करता है, क्वांटिटी की बात नहीं करता। तो एक इसको भी हम रिमूव कर देंगे, यानी कि ए और सी नहीं आना चाहिए। तो ए इधर है, ये काट दो, ये सी है इधर काट दो, ये काट दो, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? बी, डी और ई इज द राइट आंसर। यानी कि जो सर्वे रिसर्च है एक वो हो गया, और हो गया कोरिलेशनल रिसर्च हो गया, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया। तो ये है, ये किस में आएगा? ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखना और अच्छे से इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। आपको आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है? अगर आपको ठीक लग रहा है और सब बढ़िया लग रहा है और लग रहा है कि हम सार्थक प्रयास कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और आप इतने तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये चीज तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अब मैं बोलने लग गया हूँ, कारण क्या है कि आपको याद करवाना पड़ता है, आप बीच बीच में भूल जाते हैं, ठीक है। चलो, दो स्टेटमेंट फिर दिया गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं, वेल डेवलपिंग ए कंसेंट फ्रॉम फॉर्म an explanation of the purpose of the study, the reason for the selection of the participants should be explicit। ये बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है, थोड़ा एथिकल से जोड़ के कह रहा है कि सहमति विकसित करते समय अध्ययन के उद्देश्यों की व्याख्या करें, प्रतिभागियों के चयन का कारण स्पष्ट होने चाहिए। बेसिकली आप किसी पार्टिसिपेंट है, कुछ उन पे स्टडी कर रहे हैं, तो आप उनको बताओ कि भी क्या कारण है, क्यों करना चाह रहे हो, है ना। एक्सप्लेन, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो कि पर्पज क्या है आपकी स्टडी का, क्योंकि आपकी एथिकल वैल्यू बनती है ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, हाउ देर इज नो नीड टू गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी पोटेंशियल रिस्क टू द पार्टिसिपेंट्स। जो कि जो प्रतिभागी है, जो आपके रिसर्च में शामिल हो रहे हैं, उनको संभावित जोखिम के जोखिम क्या आ सकता है उसका विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। आप बताइए, आवश्यकता है कि नहीं? आवश्यकता है उसको, तो है ना, पोटेंशियल रिस्क क्या क्या हो सकते हैं बताना चाहिए, नीड है, ये कह रहे हैं नो नीड, तो इसलिए ये स्टेटमेंट है वो कट जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या होता है, फॉल्स हो गया इसमें, ठीक है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हेन ए रिसर्च स्टडी इज कंडक्टेड टू नो अबाउट अननोन एरिया एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन इट इज नोन एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल शब्दों का खेल है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, जब किसी अज्ञात क्षेत्र के बारे में जानने और जानकारी एकत्र करने के लिए शोध अध्ययन किया जाता है, इसे यह भी कहा जाता है। तो बेसिकली अज्ञात क्षेत्र यानी कि प्रॉब्लम अच्छे से आपके पास आइडेंटिफाई नहीं है, उसको आपको पहचानना है, उसको एक्सप्लोर करना है, किसी प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है, तो क्या होगी, ये सीधी सी बात है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी। क्या होगी, एक्सप्लेनेटरी नहीं है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, ये याद रखना, ठीक है। और आपको पता है, मैंने एक जो 5 मिनट का अपना एक चल रहा था इसी एग्जाम के लिए कि 5 मिनट में एग्जाम वाला कंसेप्ट, उसमें मैंने आपको इसका जो डिफरेंस है एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, उसको मैंने इसमें सोल्व भी कराया है, ये आपको अगर याद है तो। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ठीक है। और मैंने वो एक सीरीज शुरू की है 5-5 मिनट वाली, वो आप देखते हो क्या कि 5 मिनट में एग्जाम वाला कंसेप्ट जो आपकी एग्जाम में हेल्प करे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो भी आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंटरनेट जो बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, लर्निंग फॉर लर्निंग इज, क्या है इंटरनेट जो बेस्ड कम्युनिकेशन है, जो हम सीखने के लिए इंटरनेट पर आधारित संचार कर रहे हैं, वो आइसोलेटेड है? नहीं, अलग थोड़ी है, आइसोलेटेड तो नहीं है, तो ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो सब जुड़े हुए हैं। तो आइसोलेटेड नहीं है, तो ए काट दो, ए ऑप्शन ये वाला तो दो कट गए। उसके बाद ये इंटरएक्टिव है, इसको भी शामिल करना ही करना पड़ेगा। ये वाइड रेंज है, इंटरनेट पे तो बहुत वाइड रेंज है, इनको भी शामिल करना पड़ेगा। तो सी और ई कहाँ कहाँ है, सी और ई इसमें है, ठीक है ना। एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सी और ई है ये, तो राइट आंसर कौन सा आ गया, सी डी और ई, यानी कि ये ऑटोमेटिक है, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आ चुकी है, आपको तो बताया टेक्नोलॉजी, तो सी डी और ई इज द राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सोच समझ के करने वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्लीज देखना, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये जो कम्युनिकेशन में हम बात करते हैं, आपको पता है जेस्चरल की बात करते हैं, जहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और बहुत सारे शब्दों की बात करते हैं, काइनेसिक्स क्या होता है, ओक्यूलेसिक्स की बात करते हैं, है ना। और प्रोक्सीमिक्स की बात करते हैं, पैरा लैंग्वेज की बात करते हैं, पैरा लिंग्विस्टिक की बात करते हैं, है ना, हैप्टिक्स की बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं काइनेसिक्स व्हेन यूज विल कम्युनिकेट ए पर्सन्स, यानी कि जो काइनेसिक्स है एक तरह से, एक तरह बॉडी लैंग्वेज हो गया ये, है ना। तो काइनेसिक्स जब इस्तेमाल किया जाएगा तो एक व्यक्ति का संचार क्या करेगा, आपको पता है, हमें सोशल चीजें देखनी पड़ेगी, सोशल स्टेटस का तो पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं जो जेस्चरल है, हाव भाव है, कहीं पे इशारों का मतलब कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, सोशल स्टेटस बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और हमें इससे पता लगता है बॉडी लैंग्वेज से कि लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितना है ना। बॉडी लैंग्वेज से तो हम जान पाएंगे कि इसका क्या लेवल है, किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है ना।
और इमोशनल क्वेश्चन जी भी होगा, क्योंकि भावनात्मक गुणक भी शामिल होंगे, क्योंकि इमोशन भी तो एक तरह से क्या है, वो क्या है, नॉन वर्बल है ना, इमोशंस तो दिखते हैं बेसिकली, कि फील किया जाता है बॉडी के लेवल पे, है ना। तो ये भी हो गया। तो ए, बी और सी है, ये बेसिकली काइनेसिक्स में आ जाएंगे। व्हेन यूज्ड विल कम्युनिकेट्स ए पर्सन, है ना, तो ये इसमें आ जाएंगे सी। यानी कि जब इस्तेमाल किया जाएगा तो एक व्यक्ति का संचार क्या करेगा, सामाजिक स्थिति, भागीदारी का स्तर और भावनात्मक गुणक, ये चीजें हो जाएगी। यानी ए, बी और सी इसका राइट आंसर हो गया। तो आप मेरे को क्वेश्चन बताना यहाँ पे, वर्बल और नॉन वर्बल में, एक तो होता है वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पे शब्दों का यूज होता है, वर्ड्स का यूज होता है, ठीक है ना, वर्ड्स का यूज होता है। और एक होता है नॉन वर्बल जहाँ पे वर्ड्स का यूज नहीं होता, जैसे मैं बात कर रहा हूँ काइनेसिक्स हो गया, जैसे जेस्चरल हो गया, जहाँ पे वर्ड्स का यूज नहीं है। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, यानी कि वर्बल का ज्यादा रोल है या नॉन वर्बल का? आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में पढ़ाई की बात किया करो, ये ज्यादा बेहतर है, जिससे एक दूसरे का लेवल पता लगे और एक दूसरे में कमियां पता लगे, जिससे हम एक दूसरे में सुधार कर सकें। ये बहुत बेहतर चीज है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन, ये इथनोग्राफिक रिसर्च से लिया हुआ क्वेश्चन है। बेसिकली ये कह रहा है, when which of the following are action on ethnographic research, ethnographic research में कौन कौन से एक्शन है। बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च है, आपको पता है, इसमें हम किसी के कल्चर को जानने की बात करते हैं। जैसे आप किसी क्षेत्र के कुछ लोग ग्रुप में रह रहे हैं और वो उनकी संस्कृति क्या है, उसका कल्चर क्या है, उनका रहने का कैसे रहते हैं, वो ये सब जानना चाहते हैं, तो आप उनके बीच जाके रहोगे और उनको ऑब्जर्व करोगे। एक तरह से ये इथनोग्राफिक रिसर्च होगी। तो ऑप्शन पहला कह रहा है गेट इमर्स्ड इन द सोशल सेटिंग, वह सामाजिक सेटिंग में डूब जाता है, बिल्कुल वो उनके साथ रहता है, उन्हीं की तरह रहने की कोशिश करता है, फिर उनको ऑब्जर्व करता है, तो ये बात ठीक है। सेकंड कह रहा है ही अवॉइड कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स अबाउट द ग्रुप मेंबर ही इज रिसर्चिंग अपन, वह उस समूह के सदस्यों के बारे में दस्तावेज एकत्र करने से बचता है जिस पर वह शोध कर रहा है। बचेगा क्यों, इनका तो वो इकट्ठा करेगा, बचेगा क्यों, है ना, अवॉइड क्यों करेगा, कलेक्ट करेगा, तो ये तो नहीं आ सकता इसमें, ठीक है। ही ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ ग्रुप मेंबर, बिल्कुल वह जो समूह के सदस्य हैं जिन पे वो रिसर्च कर रहा है, उनके व्यवहार को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, बेसिकली रह के देखेगा ये किस तरह से काम कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन होगा। ही लिसन टू देयर कन्वर्सेशन एंड देयर टू देयर कन्वर्सेशन, बेसिकली वह उनसे बातचीत है वो सुनता है, बिल्कुल ठीक है, तभी पता लगेगा, तो ये भी ऑप्शन हो गया। ही डजंट इंटरव्यू द पार्टिसिपेंट व्हेन दे आर नॉट अमेनेबल टू ऑब्जर्वेशन, वह प्रतिभागियों का साक्षात्कार नहीं करता है जब वे अवलोकन के लिए उत्तरदायी नहीं होते। क्यों नहीं करता, साक्षात्कार करेगा, बातचीत करेगा, ऊपर तो कह रहे हो आप बातचीत करेगा, कन्वर्सेशन होगा, तो साक्षात्कार तो होगा, तो ये भी कट जाएगा। तो राइट आंसर कौन कौन सा आ गया इसका, ए आ गया एक, तो एक सी आ गया और एक डी आ गया। तो ए सी डी कौन सा ऑप्शन हो गया, इसका राइट आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन ए सी डी, ठीक है ना, ये सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में मैंने यहाँ करवाया हुआ रिसर्च में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनएथिकल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च, बेसिकली आपसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध के संदर्भ में अनैतिक है, अनएथिकल कौन सा है, ये पूछा है। देखिए देखो, आपको एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि आईसीटी जो है वो रिसर्च के अंदर क्या है, हेल्पफुल है, जबकि एथिकल वैल्यूज होना नेसेसरी है, क्योंकि ये हर स्टेप में आवश्यक है, ये बात याद है ना आपको। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अनएथिकल कौन सा है ना, जो अनैतिक है आपकी रिसर्च में। पहला कह रहा है सीकिंग इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ रिस्पोंडेंट, उत्तरदाताओं की सूचित सहमति की मांग करना, ये तो एक तरह से इन्फॉर्म करना कि कंसेंट लेना कि आप पे हम काम करें कि नहीं करें, ये तो एथिकल है, ये अनएथिकल नहीं है। जब से आपसे पूछा है अनएथिकल कौन सा है, ये पहला वाल तो ठीक है। सेकंड कह रहा है ऑफरिंग इंसेंटिव्स टू रिस्पोंडेंट, उत्तरदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान करना, कुछ इंसेंटिव देना, जिसे डाटा सेट करवा ले, ये बहुत अनएथिकल बात है। एक तो ये अनएथिकल है, बी वाला अनएथिकल है, ठीक है ना। और कोर्सिंग रिस्पोंडेंट टू सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के लिए उत्तरदाताओं को मजबूर करना, किसी को मजबूर करना वैसे ही अनएथिकल है, ये शब्द ही ऐसा ही है, तो बी हो गया, सी हो गया। और थर्ड है हाइडिंग द रिसर्च पर्पस फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, जो आपके साथ रिस्पोंडेंट है उनसे अनुसंधान का उद्देश्य छिपाना, कि मैं ये रिसर्च क्यों कर रहा हूँ, ये छुपा थोड़ी सकोगे, जो रिस्पोंडेंट है उनको तो बताना पड़ेगा, अगर छुपा रहे हो तो आप अनएथिकल कर रहे हो, तो ये भी अनएथिकल है। तो बी अनएथिकल, सी अनएथिकल और डी अनएथिकल हो गया।
और ई कह रहा है मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता बनाए रखना, और जहां गोपनीयता बनाए रखनी है, कॉन्फिडेंशियल चीज तो कॉन्फिडेंशियल बना के ही रखोगे, तो ये तो एथिकल है। तो ए और ई एथिकल है, जबकि आपको क्वेश्चन में अनएथिकल पूछा है, तो बी सी डी हो गया, क्या हो गया, अनएथिकल हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड, बी सी डी। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी सी डी। एथिकल और अनएथिकल, एथिक्स और यहाँ से रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, शोध नैतिकता, प्लीज ये ध्यान रखना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसका रिवीजन नहीं किया तो रिवीजन कर लो, डाटा कलेक्शन में, डाटा एनालिसिस में, रिपोर्टिंग में, यहाँ पे वल्नरेबल है बहुत ज्यादा, है ना। वैसे हर स्टेप में रिसर्च में एथिक्स होना चाहिए, लेकिन मोस्ट वल्नरेबल और लिस्ट वल्नरेबल की भी हम बात करते हैं ना डिटेल में, तो वो वाली बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेक्निक ऑफ डेवलपिंग मेजरमेंट टूल्स। बेसिकली आपको कोई माप उपकरण विकसित करना है, ये स्टैट से जोड़ सकते हो रिसर्च में। माप उपकरण विकसित करने की तकनीक के लिए सही अनुक्रम की पहचान के लिए आप कोई मेजरमेंट टूल बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या क्या करोगे, तो सबसे पहले हम बेसिकली बात करेंगे कि कंसेप्ट क्या है डेवलपमेंट का, है ना, कंसेप्ट डेवलपमेंट, यानी कि सबसे पहले जो अवधारणा है उसका हम विकास करेंगे कि ये करना है। फिर उस चीज को हम, उस अवधारणा को जो हमने बनाई है उसका डायमेंशन क्या है, उसको स्पेसिफिकेशन करेंगे कि उस किस आयाम में लेना है। तो सी के बाद ए आ गया, और सी के बाद ए वाला मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है सेकंड ऑप्शन सी ए, है ना, ये राइट आंसर यही हो गया। उसके बाद बी और उसके बाद डी हो गया, है ना, यानी कि सिलेक्शन का इंडिकेटर होगा, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, इंडेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये ध्यान रखना, क्योंकि जब तक हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे भी, सबसे पहले कंसेप्ट ही डेवलप करते हैं ना कि ये करना है, फिर उसके डायमेंशन की किस दिशा में काम करना है, क्या आयाम लेने हैं, उसको स्पेसिफिकेशन करने का, फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये इंडिकेटर है दिखाने हैं, फिर हम एक इंडेक्स बनाएंगे। तो यार राइट आंसर क्या आ गया, सी ए बी डी। तो ये है किसी भी डेवलपिंग मेजरमेंट टूल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the correct sequence of various components of biogas in terms of their abundance। जो बायोगैस है, जिसको हम गोबर गैस भी बोल देते हैं, तो बायोगैस के विभिन्न घटकों की उनकी बहुत आयता के संदर्भ में सही क्रम क्या है। जो बायोगैस है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, बेसिकली आपसे ये पूछा है। और बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या होती है, उसके बाद क्या होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा बायोगैस के अंदर सबसे ज्यादा मीथेन होता है, सबसे ज्यादा, और सेकंड नंबर पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह का ऑप्शन देखो, यही अगर दो याद हो जाए तो बायोगैस में सबसे ज्यादा मीथेन है, यानी कि सी सबसे ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद, तो सी डी, यानी कि ऐसा ऑप्शन एक तो ये भी है और एक ये भी है। अगर यहाँ से काम नहीं चलेगा, बहुत चालाक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड में पूछा है। अगर अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड में पूछे तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड ज्यादा होता है बजाय अमोनिया के, तो ये बी हो गया, ए और ये हो गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा आ गया, फोर्थ आ गया। अब आप ये ऑप्शन ये ऐसे बना दिए खतरनाक, तो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि बायोगैस में कौन कौन से गैसेस होती हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया। और एक बार आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया था कि बायोगैस में कौन कौन सी गैसेज है, तो इनका नाम याद रखना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये भी पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से है। कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है नेचुरल इरोजन ऑफ द सॉइल इज ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल बाय नेचुरल प्रोसेस। कह रहा है कि मिट्टी का प्राकृतिक क्षरण, इरोजन होता है ना, मिट्टी हटती है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा ऊपरी मिट्टी को धीरे धीरे हटाना है। बिल्कुल नेचुरल इरोजन जैसे विंड से हो गया, वाटर से हो गया। तो नेचुरल इरोजन में क्या होता है, जो टॉप सॉइल है वो धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस से हटती है, विंड वगैरह से, है ना, वाटर से। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एक्सीलरेटेड इरोजन ऑफ द सोइल इज कॉज्ड ड्यू टू द मैन मेड एक्टिविटीज। यहाँ तक बात ठीक है कि जो मानव निर्मित हमारी जो गतिविधियां होती है उसके कारण जो मिट्टी का है वो बहुत ही तेजी से क्या होता है, क्षरण हो रहा है, इरोजन हो रहा है। लेकिन आगे देखो क्या, द रेट ऑफ एक्सीलरेटेड इरोजन इज इक्वल टू द रेट ऑफ सोइल फॉर्मेशन। ये कह रहा है कि त्वरित अपरदन की दर मृदा निर्माण की दर के बराबर है। कह रहे हैं जिस तरह से हम वेस्ट कर रहे हैं, इरोजन कर रहे हैं, उसी रेट में सोइल फॉर्मेट हो रहा है। ऐसा थोड़ी है, सोइल बनने में तो बहुत ही टाइम लगता है भाई, लेकिन इसको इरोड तो हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो ये यहाँ वाली जो बात है ये गलत होगी, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम इरोज कर रहे हैं या फिर जैसे जैसे अपरदन हो रहे हैं वैसे वैसे सोइल का फॉर्मेशन भी हो रहा है। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी अगर ऐसा होता तो, या फिर तो कोई दिक्कत थोड़ी थी, लेकिन दिक्कत है ना हमारे पास। सोइल फॉर्मेशन उसमें थोड़ी होता है, सैकड़ों वर्ष लगते हैं सोइल बनने में। तो ये तो क्योंकि वेदरिंग का प्रोसेस होगा, फिर बनेगी, इरोजन होगा, तो ये सब बात। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड है वो राइट आंसर हो गया। ठीक है,
चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो इंडियन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, IN, है ना, AQQ, क्यू की बात करते हैं, एस की बात जो इंडियन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करते हैं। और मैं आपको एक टेबल बढ़ाता हूँ अगर आपको याद है तो, जिसमें SO2, NO2 और सारे में जो पोल्यूटेंट्स हैं उसके बारे में परमिसिबल लिमिट बताता हूँ कि एनुअल कितना है ना, और 24 आवर में कितना है ना, बहुत सारी। तो आपको यहाँ, और मैं टेबल को बार बार कहता भी हूँ कि ये याद रखना है। तो इंडियन जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उसमें आपको यहाँ पूछी है मैक्सिमल परमिसिबल लिमिट किसकी पूछी है, PM 2.5 की पूछी है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की पूछी है, एनुअल पूछी है। तो दो, इसमें हम दो पढ़ते हैं, एक एनुअल एक 24 आवर। तो एनुअल 40 होती है, 24 आवर आप बताना कितनी होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, एनुअल तो मैं बता देता हूँ 40 है, 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। और यहाँ पे ये जो 2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि ये 2.5 किसको शो कर रहा है ना, क्या बता रहा है ये 2.5। ये आपसे एक बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है कि ये पार्टिकुलेट मैटर कणीय पदार्थ में 2.5 या PM10 है, वो क्या बताता है। आपको याद होगा, ये मैं बहुत डिस्कस करते हैं हम। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बेसिकली पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से ही है। कह रहा है कि बॉटम एस जनरेटेड इन द बॉयलर ऑफ द थर्मल पावर प्लांट इन मेजर कॉज ऑफ नियर बाई रिवर पॉल्यूशन। बेसिकली क्या है, आपको पता है, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होता है, तो कोयला जलेगा तो एक तो हो गया फ्लाई एश जो ऊपर उड़ जाती है, फ्लाई एश, और एक जो नीचे बैठ गई कोयले जलने से जो राख, उसको बोलते हैं बॉटम एश। तो बॉटम एश है वो बॉयलर में होगी, तो वो क्या कहेंगे, नियर बाई रिवर पोल्यूशन के लिए वो उत्तरदायी है, क्योंकि जो एफिलिएट निकलेगा वो बाहर करेंगे तो रिवर वगैरह को पोल्यूट करेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि थर्मल पावर प्लांट के जो बॉयलर हैं उसमें उत्पन्न होने वाली जो निचली राख है वो नदी के प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है, बिल्कुल कारण है कि आसपास वो वाटर बॉडी में बह देते हैं। सेकंड रीजन कह रहा है, द हॉट वाटर जनरेटेड फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट इज डिस्चार्ज इनटू द नियर बाई रिवर। जो थर्मल पावर प्लांट में उत्पन्न जो गर्म पानी है, क्योंकि मशीनों से वो आके गुजरेगा तो वो पानी गर्म हो जाएगा, तो वो नियर बाई रिवर्स में भेज दिया जाता है। तो ये बात भी ठीक है ना, लेकिन बात दोनों ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग है। कोई एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है, क्योंकि ये बात कर रहा है बॉटम एस की बात कर रहा है, और ये सिर्फ क्या कर रहा है, जो डिस्चार्ज होता है हॉट वाटर की बात कर रहा है। तो दोनों ठीक है, लेकिन ऊपर वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैजार्ड कैन अकर ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक काज। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब जो हमारे द्वारा होता है, मैन मेड, मानव जनित कारणों से निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है। देखो वोल्केनोज हम डायरेक्टली नहीं है, पहले इस डी को तो काटो, और जैसे ही आप डी को काटते हो देखना कुछ ऑप्शंस कैसे बना रखे हैं, क्योंकि वोल्केनोज हम नेचुरल मानते ही हैं। तो इसको डी यहाँ काट दिया, डी यहाँ काट दिया, डी यहाँ काट दिया, राइट आंसर फोर्थ आ गया। देखो एलिमिनेशन से सीधा आ गया, ये एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर साइक्लोन भी पता है आपको नेचुरल है, तो ये भी काट दिया। तो कौन सा बच गया, न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, न्यूक्लियर डिजास्टर आपको होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में एनर्जी बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ डिजास्टर आ जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर हो रहे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा न्यूक्लियर डिजास्टर कहाँ हुआ, कितनी हानि हुई, बहुत सारे लोग मरे हैं ना इससे, न्यूक्लियर डिजास्टर से। आपने अगर पढ़ा है जो जापान का क्षेत्र है वहाँ पे भी बहुत सारे डिजास्टर हुए हैं, ठीक है। और फ्लड, अगर हम जो लैंड यूज का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन और ये, आप देखो बाढ़ में हम कहीं ना कहीं बहुत सहयोग कर रहे हैं, है ना, इसमें बहुत ज्यादा फ्लड में, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है चीजों का। तो एक ये हो गया मैन मेड। और फॉरेस्ट फायर, बेसिकली फॉरेस्ट फायर हम नेचुरल में भी पढ़ते हैं, लेकिन फॉरेस्ट फायर यहाँ पे हम इसमें इंक्लूड करेंगे। बेसिकली क्यों इंक्लूड करेंगे, एक तो एलिमिनेशन मेथड वाली बात होगी, और फॉरेस्ट फायर जो जंगलों में आग लगती है वो हमारी वजह से, क्योंकि हम इतनी मशीनरियों का यूज करते हैं, कहीं उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में आग लग जाती है, किसी कैसे ही पहुंच गई वहां से, है ना। क्योंकि वैसे वैसे तो क्या बोलते हैं हम कि फ्रैक्शन से लगता है, लेकिन कई बार जंगल की आग है वो हमारे द्वारा भी, हम डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कई बार, है ना, कि किसी वजह से वहां पे आग पहुंची हमारे द्वारा, तो वहां पे जंगल में पूरे में आग फैल सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, बी, सी और ई। अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। ये आपसे सिली मिस्टेक करवाने की कोशिश करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत इजी होते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आईसीटी से लिया हुआ क्वेश्चन है, ये मैन वैन और लैन से है। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क
इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इम्प्लाइड। जो अंतर्निहित भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा एरिया कौन सा लेगा? लैन सबसे छोटा लेगा, एरिया सबसे छोटा है क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क है, ये विद इन बिल्डिंग है। और सबसे बड़ा यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है ना, वाइड एरिया, क्योंकि एरिया की कोई लिमिट ही नहीं है, जैसे इंटरनेट भी वैन में ही आएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। और बीच में कौन सा है? मैन है। तो ये ऑप्शन बनेगा, सबसे छोटे से बड़ा फिर सबसे ज्यादा ये एरिया लेगा। तो क्या आ गया हमारे पास? सबसे पहले सी आ गया, उसके बाद क्या आ गया? ए आ गया, और उसके बाद क्या आ गया? बी आ गया। तो सी ए बी ऐसा ऑप्शन हमारे पास थर्ड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। वाइड एरिया नेटवर्क में तो बहुत जियोग्राफिकल एरिया हो गया, इंटरनेट वैन में ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सी ए बी, है ना। और इसमें मैंने लिख भी दिया है, लैन इज किस लिए यूज होता है? लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क के लिए। यहाँ पे एरिया का कोई भी क्या है? लिमिट नहीं है, पूरा वाइड है, ठीक है। जैसे इंटरनेट की मैंने बात की। और ये रैम और रोम से क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रैम और रोम का क्वेश्चन है। तो पूछा है कि रैम और रोम के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट्स ठीक है। रोम कह रहा है कि रियल ऑप्टिकल मेमोरी, नहीं ऐसा थोड़ी है, रीड ओनली मेमोरी है, तो इसको तो काटो, ए को काट दो, ठीक है। और ए को काटते हो तो देखो एलिमिनेशन मेथड ध्यान रखना, ये ऑप्शन तो वैसे ही चले गए। अब देखते हैं, पहला कह रहा है कि पहला तो काट दिया। बी ऑप्शन कह रहा है कि रैम स्टोर द इंस्ट्रक्शंस यू आर करंटली वर्किंग ऑन, क्योंकि एक्सेस मेमोरी है, बिल्कुल ये तो रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर हम वर्तमान में काम कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना। तो बिल्कुल ये तो ठीक है। रोम है वो स्टोर द BIOS है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, रोम स्टोर करता है, बिल्कुल परमानेंट मेमोरी है, ये स्टोर करता है, याद है ना, रोम में बसने वाला परमानेंट, है ना। तो और इसलिए इसको परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। रैम अलाउज द यूजर टू रीड एंड राइट डाटा, बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि एक्सेस कर रहे हैं। ई ऑप्शन कह रहा है बोथ रैम एंड रोम लॉस देयर डाटा व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। कह रही है जब भी पावर ऑफ होता है तो रैम और रोम दोनों अपना डाटा खो देते हैं। नहीं, रोम तो नहीं खोएगा, क्योंकि रोम में तो क्या परमानेंट है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, रैम खो देता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा आ गया? बी राइट ऑप्शन है, सी राइट ऑप्शन है, और डी है। तो बी, सी और डी, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो गया, वो राइट हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी आपको पता है? रैम है वो वोलेटाइल है क्योंकि परमानेंट नहीं है, और रोम है वो क्या है? नॉन वोलेटाइल है क्योंकि वो परमानेंट है, याद है ना, रोम में बसने वाला परमानेंट हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन है, कैश मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, एंड इट इज मच स्लोअर देन रैम। अरे, कैश मेमोरी रैम से कोई वो थोड़ी होती है, स्लो थोड़ी होती है, क्योंकि आप सीपीयू की बात करते हैं, और आपकी यहाँ बात करते हैं, यहाँ सीपीयू है, यहाँ रजिस्टर मेमोरी है, यहाँ कैश मेमोरी है, यहाँ रैम मान लो, और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी है। तो कैश तो फास्टर होता है ना, क्योंकि नजदीक होता है सीपीयू के। तो ये कह रहे हैं मच स्लोअर देन रैम, ये गलत है, स्लोअर नहीं, ये तो फास्टर होता है, इसीलिए तो लगाते हैं हम। याद है आप कैश मेमोरी के बारे में? और ये ट्राइंगल से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सीडी डीवीडी और मैग्नेटिक टेप जो होती है, सॉरी, टेप्स होती है, जो सीडी डीवीडी एंड मैग्नेटिक टेप्स आर ऑल ऑप्टिकल मीडिया डिवाइस। सीडी और डीवीडी तो ऑप्टिकल है, मैग्नेटिक टेप्स कहाँ ऑप्टिकल है? खुद ही कह रहा है ये मैग्नेट है, ठीक है। तो जैसे एचडी है, हार्ड डिस्क वगैरह, है ना, तो ये गलत भी हो गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स। अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपको जब स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है तो ऐसा लगता है एक तो सही कर ही दूं, है ना, दोनों गलत क्या होंगे, ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा भी होता है, दोनों भी गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, टू रिसीव ईमेल यू नीड एन ईमेल प्रोवाइडर, a connection to your provider and an email application. If your internet service provider, जिसको शॉर्ट में ISP बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछा है, has a POP server, you have a wide choice of email application. What does acronym of POP stands for? यानी कि आपसे पूछा है कि ईमेल प्राप्त करने के लिए आपको एक ईमेल प्रदाता, अपने प्रदाता से एक कनेक्शन और एक ईमेल एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। यदि आपको इंटरनेट सेवा प्रदाता के पास POP सर्वर है, तो यहाँ से पूछा है कि POP का क्या मतलब है, यहाँ पे जो ईमेल में यूज हो रहा है मैसेजिंग में। तो POP का यहाँ मतलब है, याद रखना, क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, याद रखना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ये सारे क्वेश्चंस थे। आपको मैंने हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, हर यूनिट से कुछ मेन चीज़ें उठाने की कोशिश की है। ऐसे मैराथन हम और लेके आते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक, बिल्कुल आराम से, शांति से। अगर आपको चीज़ें ठीक लग रही है, सब बढ़िया लग रहा है कि आपको लगा कि इससे बेनिफिट हुआ है, तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। इससे हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है? और आपके जो आपका जैसे बेसिकली जो रिस्पॉन्स आता है, उसी के बेसिस पे हमें मन करता है कि इस तरह की वीडियोज़ अब चलने चाहिए। तो रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे, और रिस्पॉन्स हमें कहाँ से शो होगा कि कितने लोग इसको देख रहे हैं, कितने लोगों तक पहुँच हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि हम बेनिफिशियल चीज़ें कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए अच्छी चीज़ें हो रही है, तो बेहतर रहेगा, ठीक है? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ फ्रेंड्स। आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, और ये आपको कोई इंक्वायरी लेनी हो तो व्हाट्सएप या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम पेपर 1 पढ़ते हैं इस ऐप पे और वेबसाइट पे, और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस और पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं। देखो, एक यहाँ पे है लाइव प्लस रिकॉर्डिंग का सेशन, जिसमें हिंदी और इंग्लिश माध्यम में डेली लाइव होता है, और लाइव के साथ साथ रिकॉर्डिंग होता है। कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि मेरे को सिर्फ रिकॉर्डिंग चाहिए 10 की 10 यूनिट्स, तो उसके लिए ओनली रिकॉर्डेड बैच भी है, और ये अभी 25% ऑफ में चल रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप विलिंग है, दिसंबर के लिए है ये, और इनकी वैलिडिटी 2 फरवरी 2025 तक रहेगी, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव वाला सेशन है 4125 का, 4125 लाइव प्लस रिकॉर्डेड वाला, और ओनली रिकॉर्डेड है 2625 का, ठीक है ना, 2625 का, जिसमें आपको इसमें डिफरेंस यही है कि लाइव वाले में डेली लाइव मिलती है आपको, और बाकी जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड होता है, और इसमें ओनली रिकॉर्डेड होगा। अगर कोई डाउट भी आता है तो वहाँ पे भी आप कमेंट पूछ सकते हैं, कमेंट करके कि क्या ये मेरा डाउट है, ठीक है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और पेपर 2 ऐसे ही हमारे पास इन्वायरमेंट साइंस है, और पेपर 2 एजुकेशन है। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इन पे भी 25% का ऑफ बेसिकली चल रहा है, और एजुकेशन पे भी हमने 25% का ऑफ डाल दिया है फ्रेंड्स, अब 10 का नहीं है। और अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी वैलिडिटी भी 2 फरवरी 2025 तक रहेगी, ठीक है? और ऑल द वेरी बेस्ट। ये अपनी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या, कि अपने जिद को आप शांत रखना है, किसी भी तरह की टेंशन आपको लेनी नहीं है, हमेशा रिलैक्स रहते हुए काम करना है, ठीक है? और आप अच्छे से एग्जाम करके आइए। आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। आप अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत बहुत धन्यवाद।